हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ मिनरल मैटर इन सॉइल इज, ठीक है, खनिज में मृदा में खनिज तत्व का जो प्रतिशत है वो कितना परसेंट होता है। किसका? मृदा में खनिज तत्व कितने परसेंट तक होते हैं। तो ये डायग्राम सबको याद है। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। 5%, 25%, 45% या 50%। इनमें से आप बताएं कि मृदा में खनिज तत्व जो होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। ये रहा, डिवाइड कर दिया, इधर से डिवाइड कर दिया और ये कर दिया पार्टीशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। इस वाले पोर्शन में देखिएगा 25%, अगेन 25%। 25% जो होगा वो क्या होगा? एयर होगी। और 25% क्या होगा? वाटर, वायु एंड जल। ठीक है, अब बचा ये वाला हिस्सा। तो इसमें जो खनिज तत्व का परसेंट है वो कितना है? सबसे ज्यादा है, यानी जो मिनरल्स है वो कितने हैं? मिनरल्स, खनिज तत्व 45%। अब ये वाला जो हिस्सा है वो सबसे कम है, तो ये कितना है? 5%। और 5% क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ। इसी में रूट्स वगैरह, ह्यूमस वगैरह सब इधर ही आ जाएगा, इस 5% में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्टीशन हो गया सॉइल का। सॉइल मृदा के अवयव बोला जाता है। 4 प्रकार के मृदा के अवयव हैं। वायु है, जल है, खनिज तत्व है और क्या है? और कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यानी वाटर है, एयर है, मिनरल्स है एंड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये पूरा हो गया है। तो इसमें क्या पूछा है? अगेन मिनरल पूछा है, तो मिनरल जो आंसर होगा वो क्या होगा? 45%। तो मृदा में जो मिनरल्स होंगे वो कितने परसेंट होते हैं? 45। 5% ऑर्गेनिक मैटर होगा, 25% क्या होगा? वाटर एंड एयर। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉइल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सॉइल। बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज, मतलब खेती के लिए सबसे उपयुक्त सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटी, देन है ब्लॉकी, देन है प्रिज्मेटिक और लास्ट में जो है वो है क्रम्बी। तो देखो, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर जैसे अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी मिनरल्स या प्राइमरी पार्टिकल्स और देयर एग्रीगेट्स। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर बोला जाए तो प्राइमरी इसमें क्या आएगा? प्राइमरी में सैंड, सिल्ट और क्ले, और इनके एग्रीगेट्स ये मिलके क्या बनाते हैं? ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनके एग्रीगेट्स हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी इसमें ये आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है? सॉइल स्ट्रक्चर। और सॉइल स्ट्रक्चर क्या करती है? सॉइल स्ट्रक्चर करती है, कंट्रोल करती है किसका? सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर में, एयर का। ठीक है, वायु यानी मृदा वायु और मृदा जल का क्या करती है? एक नियंत्रण करती है। तो ये काम हो गया किसका? सॉइल स्ट्रक्चर का। अब देखिए प्लेटी, प्लेटी से आप लोगों ने देखी होगी, प्लेट घरों में सबने। तो क्या होगा इसमें? जो होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में फैलाव होगा। किसमें? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस टाइप से समझ लीजिए। सेकंड नंबर, हम इसके भी 2 टाइप होते हैं, प्लेटी होता है और लैमिनार होता है। ठीक है, तो लैमिनार जो होगा वो थोड़ा थिन होगा, ये थिक होगा, इस हिसाब से डिफरेंस चलता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रॉक्स की सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे प्रिज्मेटिक की। तो प्रिज्मेटिक, इसमें हॉरिजॉन्टल हो रहा है और इसमें जो होगा वो क्या होगा? वो वर्टिकल होगा। ठीक है, वर्टिकल होगा प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक में वर्टिकल हो रहा है, इसमें भी कॉल्यूमिनार भी होता है, ये ऊपर से राउंड होगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉल्यूमिनार हो जाएगा और प्रिज्मेटिक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर है। ब्लॉकी का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल सेम होगा,
ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ये 3 अगर है तो ये वाली थोड़ी सी वो रहेगी, अगर ये राउंड है तो फिर क्या, राउंड वाली, 3 स्ट्रक्चर सेम है, और 4th वाली जो है वो क्या है, तो ये हो गया ब्लॉकी का। अब देखिए लास्ट है क्रम्बी। तो क्रम्बी जो है स्फेरल लाइक या फिर स्पैरो जो है उसका एक टाइप है, इसमें ग्रेनुलर और क्रम्बी आते हैं। बट बात की जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सबसे जो बेस्ट है, इसमें जो सॉइल का पोर का साइज होता है वो अच्छा खासा होता है, और ये जो है वो सबसे अच्छी बेस्ट है। कौन सी, क्रम्बी। ठीक है, क्लियर है, क्रम्बी नहीं आए, ग्रेनुल्स आए, बट एग्रीकल्चर के लिए बोला जाए तो कौन सी होगी, क्रम्बी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, परसेंटेज इन मिल्क इज फॉर्म ऑफ कोलाइडल, मतलब बताना है, सॉरी, प्रेजेंट इन मिल्क, नॉट परसेंटेज, प्रेजेंट इन मिल्क इज द फॉर्म ऑफ कोलाइडल, मतलब कोलाइडल फॉर्म में, यानी पायस के रूप में, पायस के रूप में दूध में क्या होता है, ठीक है, वसा, फैट, लैक्टोज या मिनरल्स, प्रोटीन या एफी यानी आयरन या विटामिन सी। इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि पायस के रूप में यानी कोलाइडल फॉर्म में दूध में क्या मिलता है। देखिए वसा की बात करें तो वसा जो होगी दूध में वो किस रूप में होती है, सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, किस में होती है, इमल्सन यानी निलंबन के रूप में। किस रूप में होती है, निलंबन के रूप में होती है। फिर अगेन बात की है लैक्टोज और मिनरल की, तो ये क्या है, लैक्टोज और जो मिनरल है ये किस फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। ठीक है, प्रोटीन की बात करें, पै फॉर पायस, पै फॉर प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होगी वो किस में होगी, पायस फॉर्म में होगी, यानी कौन से फॉर्म में होगी, कोलाइडल फॉर्म में होगी। क्लियर है, कोलाइडल फॉर्म में क्या होगी, प्रोटीन होगी, तो आंसर क्या हो गया, प्रोटीन। फैट किस की फॉर्म में होगा, इमल्सन के रूप में, निलंबन के। लैक्टोज और जो मिनरल्स है वो सॉल्यूशन फॉर्म में। बात करें विटामिन, मतलब विटामिन सी और आयरन की, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मिल्क में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और कैल्शियम जो होता है वो दूध में अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो क्लियर हो गई, फैट जो होगी वो किस में होगी, किस में होगी, फैट इमल्शन फॉर्म में होगी, सॉल्यूशन फॉर्म में मिनरल्स और क्या होंगे, लैक्टोज होगा। बात की जाए पायस फॉर्म या फिर किस फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में, तो वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। और आयरन और विटामिन जो सी है वो दूध में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ बर्ड इज नॉन एज डिसबडिंग इन न्यू बॉर्न काल्फ, किसमें, न्यू बॉर्न काल्फ में इज डन एट द एज ऑफ। डिसबडिंग यानी नवजात बछड़े में डिसबडिंग कब की जाती है, कितने दिन के पश्चात की जाती है डिसबडिंग, रिमूवर ऑफ बर्ड इज नॉन एज डिसबडिंग। 4 to 6 डेज में, 4 to 10 डेज में, 10 to 14 डेज में, या 14 to 20 डेज में। ऑप्शन काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, बहुत कम वेरिएशन दिया हुआ है। तो इसमें जो आंसर होगा, देखिए 4 to 6 डेज में भी नहीं होगा, इसका जो आंसर है ये क्या है, ये तो नहीं होगा क्योंकि वैसे ही इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो इसका जो आंसर है न्यू काल्फ जो बेबी है, ठीक है, उसमें जो किया जाएगा 4 to 10 डेज में करते हैं, क्या करते हैं, डिसबडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और कहाँ पे, इन द कंट्री, यानी इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा
तेल का उत्पादन करती है या तेल खाद्य तेल खाया जाता है। भारत में खाद्य तेल में किस फसल का उत्पादन अत्यधिक है? ठीक है, खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल, और जो कैस्टर ऑयल वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं? ये नॉन एडिबल ऑयल होते हैं, ये खाने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन एडिबल ऑयल है, मस्टर्ड एडिबल है, कोकोनट एडिबल है और ग्राउंडनट भी एडिबल है। तो हैं तो चारों एडिबल ऑयल यानी खाने वाले ही तेल हैं। ठीक है, अब देखो सोयाबीन है ऑप्शन में, मस्टर्ड है, कोकोनट है और ग्राउंडनट है, बट इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है भारत का। अगर ये पूछ लेता पूरे विश्व का तो फिर आंसर क्या आता? सोयाबीन आ जाता। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो खाए जाने वाला खाद्य तेल है वो क्या है? सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, सोयाबीन है। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में खाए जाने वाला जो तेल है वो सोयाबीन का है। सेकंड मस्टर्ड ऑयल। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एडिबल ऑयल है वो यही है, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, खाए जाने वाला मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, क्लियर हो गया? राजस्थान का अगर पूछ लेता तो मस्टर्ड सबसे ज्यादा खाया जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड का पूछ लेता तो क्या है? सोयाबीन का ऑयल है। बट उसने पूछा है इंडिया का, तो इंडिया में कोकोनट तो नहीं सबसे ज्यादा, क्योंकि कोकोनट साउथ में ही पॉपुलर है। साउथ में हाँ इसे बहुत ज्यादा खाया जाता है, कोकोनट के ऑयल को कंज्यूम किया जाता है। सब्जी वगैरह जो बनाने में वो इसी का यूज किया जाता है। इवन हर किसी उसमें बनाने में ये कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। बट बात कर रहा है इंडिया में, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा खाए जाने वाला ऑयल है वो है ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया क्या है? ग्राउंडनट ऑयल इंडिया में सबसे ज्यादा खाने वाला। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया है ग्राउंडनट। ठीक है, तीनों चारों ऑप्शन समझ में आ गए? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। द यूनिट ऑफ क्रॉप ग्रोथ रेट इज, क्रॉप ग्रोथ है ना, यानी फसल की वृद्धि की क्या बतानी? इकाई बतानी है। फसल वृद्धि दर की इकाई बताएं। ठीक है, किस उससे वृद्धि हो रही है फसल की, क्या दर है, क्या इकाई है वो, किससे कौन सी इकाई से मेजर की जाती है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, ग्रोथ को जो मेजर करेंगे वो कैसे करेंगे? द यूनिट ऑफ क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, उसको कैसे करेंगे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आर यानी एक घंटे में या दिन में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर ओनली, और मीटर स्क्वायर पर डे। तो आपको इसका आंसर देना है, सोच के देखिए, देखो बहुत आराम से दे देंगे। फसल वृद्धि दर की इकाई। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर डे नहीं है। ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे जी नहीं है। पर आर में आपको लगता है एक घंटे में ग्रोथ को चेक करेंगे क्या हालत होगी? ठीक है, थोड़ा सा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे यही भी नहीं है, तो बचा एक आंसर जो सही है। ग्राम मीटर स्क्वायर पर डे किया जाता है, क्या की जाती है? यूनिट को चेक किया, यूनिट जो कौन सी है वो कौन सी है? क्रॉप ग्रोथ की, यानी फसल की जो वृद्धि हो रही है उसे किससे, क्या यूनिट है उसकी? ग्राम मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, अब देखिए ये भी सिंपल है बट कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग है और सिंपल है। ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग व्हीट। ठीक है, गेहूं की क्या बोल रहा है ये? इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सोइंग टाइम पूछा है इसने, गेहूं का पूछा है, और कौन से रीजन के लिए पूछा है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के लिए पूछा है। ठीक है, उत्तरी भारत के लिए गेहूं की फसल का बुआई का समय बताना है अपन को, तो उत्तरी भारत के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो है फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर या सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर। तो दो ही मंथ दे रखे हैं, अक्टूबर और नवंबर, पर एक में फर्स्ट फोर्थ नाइट है और सेकंड में सेकंड फोर्थ नाइट है। ठीक है,
अब ये फोर्थ नाइट क्या होती है, तो पहले भी डिस्कस हुआ है हमारा, एक 7 दिन में क्या होता है, एक वीक होता है, ठीक है, 2 वीक वही 14 डेज। अब देखो फोर्थ नाइट जो होती है 2 सप्ताह को मिला के, यानी स्टार्टिंग जो 15 डेज है वो क्या हो गया, वो फर्स्ट फोर्थ नाइट हो गया, और 15 डेज से लेके 30 डेज जो होगा, 15 तारीख से लेके 30वां जो दिन है वो क्या है, सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ किसी भी मंथ का हो गया, ठीक है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, जैसे एक महीने में 4 वीक होते हैं, वैसे ही अगर फोर्थ नाइट की बात की जाए तो एक वीक में 2 फोर्थ नाइट होती हैं। एक तो 1 से लेके 15 वाली, वो फर्स्ट फोर्थ नाइट होती है, और एक जो होती है वो 15 से लेके 30 होती है, वो सेकंड फोर्थ नाइट होती है। अब इसने पूछा है किसके लिए, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के लिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, स्टार्टिंग के 15 दिन नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर नहीं जी, देखिए इसका जो आंसर है वो है सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर। क्या है, सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर जो है वो क्या है, वीट का सोइंग टाइम है, किसके लिए, किसके लिए, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के लिए। तो क्लियर है, इनको आंसर को आप देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेरी नरमा। बीकानेरी नरमा जो है ये किसकी वैरायटी है, बीटी कॉटन है, ठीक है, लिखा हुआ है वॉज डेवलप्ड एट, कहाँ डेवलप्ड की गई, बीकानेरी नरमा बीटी कपास किसके द्वारा विकसित की गई, या फिर किसने इसे डेवलप्ड किया है, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, ये RAU है, ये V मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, टाइपिंग में मिस्टेक है। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी SKNU, क्या है, बीकानेर, ठीक है, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, ठीक है, इसने की है। या फिर UAS दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस धारवाड़। तो आप बताएं इन चारों में से किसने डेवलप्ड की है बीकानेरी नरमा को। तो बीकानेरी नरमा की बात की जाए तो देखो, जिसकी, नरमा का मतलब नरम, इसकी जो ऊन होती है वो काफी नरम होती है, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़। अब किस किस के कोलैबोरेशन से हुई है ये कोलैबोरेशन से हुई है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायो टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये, न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर जो सेकंड कोलैबोरेशन हुआ है वो किसके साथ है, वो सेम UAS धारवाड़। और किसके साथ कोलैबोरेट है, CICR। CICR मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। कहाँ है ये, कहाँ है ये, नागपुर। क्लियर है, कहाँ पे हुई है, देखिएगा। अब इसने बताया है US धारवाड़ ने तो निकाली है BT बीकानेरी नरमा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ ने निकाली है। अब किस किस के कोलैबोरेशन से हुई है ये, तो ये जो है कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस तो है ही धारवाड़ वाली, उसके अलावा जो NRC यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है न्यू दिल्ली में है, उसके कोलैबोरेशन से, और CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, इसके कोलैबोरेशन से ये निकली है, ठीक है, नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंड्रिन। मैंड्रिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संतरे की बात कर रहे हैं। संतरे की बीज रहित किस्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सत्सुमा, सेकंड ऑप्शन है वॉशिंगटन नेवल, थर्ड ऑप्शन है चक्रधर, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिंधु। तो इन चारों में से आपको बतानी है, किसकी बतानी है आपको मैंड्रिन की। मैंड्रिन का नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है, तो सिट्रस रेटिकुलेटा की बतानी है।
सत्सुमा, वॉशिंगटन, नेवल, चक्रधर, सिंधु। देखो सिंधु की बात करें तो ये तो आपको वैसे ही क्रॉस हो गई है, क्योंकि सिंधु जो है वो क्या है, ये मैंगो की सीडलेस वैरायटी है। क्लियर है, कट है। चक्रधर, चक्रधर बहुत फेमस वैरायटी है। किसकी फेमस है, ये सारी सीडलेस ही है, ठीक है, कागजी लाइन की। किसकी है, कागजी लाइन की। सिंधु जो है वो मैंगो की सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद जो चक्रधर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कागजी लाइन जो है उसकी क्या है, जो पतला, बहुत कागज यानी इसका जो शेल होता है वो बहुत कागज की तरह पतला होता है, तो कागजी लाइन की है। वॉशिंगटन नेवल की बात करें तो ये जो है ये स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस ऑरेंज की सीडलेस वैरायटी है। ये भी सीडलेस है, ये भी सीडलेस है, और ये भी क्या है, सीडलेस। तो ये सारी तीनों सीडलेस है। बची सत्सुमा, तो सत्सुमा हमारा आंसर है। सत्सुमा जो है वो किसकी सीडलेस वैरायटी है, ये भी सीडलेस वैरायटी है, किसकी, मैंड्रीन की, सिट्रस रेटिकुलेटा की। क्लियर है, सत्सुमा जो है वो मैंड्रीन की सीडलेस वैरायटी है। वॉशिंगटन नेवल है वो स्वीट ऑरेंज की सीडलेस वैरायटी है। और बात की जाए किसकी, चक्रधर, चक्रधर जो है वो कागजी लाइन की सीडलेस वैरायटी है, और सिंधु जो है वो किसकी है, मैंगो की सीडलेस वैरायटी है। क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये देखिएगा। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ विंडो, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने एक विंडो ओपन की है जिसका नाम है द ग्रीन गोल्ड। द नेम इज द ग्रीन गोल्ड, कलेक्शन फॉर विच प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो किया है ये किसके कलेक्शन के प्रोडक्शन के लिए, यानी कहाँ से क्या कलेक्ट किया जाए उसके लिए ये द ग्रीन गोल्ड नाम से है ये विंडो, ठीक है। और किससे स्टार्ट किया है, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च किए हैं। डेयरी प्रोडक्शन के लिए क्या है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए, कॉर्न प्रोडक्शन के लिए, हॉग्स प्रोडक्शन के लिए। अब कई सोचेंगे कि मिस प्रिंट है, हॉर्स होना चाहिए था यहाँ पे, जी ये हॉग्स ही है, HOGS, ठीक है, अभी बताते हैं। और फोर्थ जो है वो क्या है, बैम्बो प्रोडक्शन के लिए। तो द ग्रीन गोल्ड, थोड़ा सा लिंक करेंगे तो आंसर बहुत आपके सामने ही है, ठीक है। द ग्रीन गोल्ड, देखिए डेयरी से रिलेटेड तो कुछ वाइट गोल्ड सा आता है ना, आता कि नहीं आता, कॉर्न के लिए फिर येलो येलो आ जाता, ठीक है। हॉग्स का मतलब देखिए क्या होता है, पिग फार्मिंग से होता है। जब ये हॉग प्रोडक्शन डालेंगे तो आपको पिग्स की पिक्चर आएगी, देखिएगा गूगल पे, पिग फार्मिंग से रिलेटेड है। उसी का दूसरा नाम क्या है, हॉग फार्मिंग, ठीक है। तो ये अलग नहीं है, हॉर्स नहीं है, दैट इज ये नहीं है, ठीक है, ये हॉग्स ही है। तो द ग्रीन गोल्ड जो है ये प्रोडक्शन किसका होगा, बैम्बोज का, ठीक है, बांस का, बांस उत्पादन, ठीक है। तो द मिनिस्ट्री, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ विंडो, द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर बैम्बो प्रोडक्शन, कलेक्शन फॉर बैम्बो प्रोडक्शन। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको सही लगे होंगे। कई बहुत सिंपल भी थे और कई एक आधे जो थे वो बहुत अच्छे भी थे। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ग्रोथ वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। तो आप और बने रहें इस चैनल पे, और चैनल पे जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू सो मच।